नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो पहले कल वाले क्लास में हम समझ चुके थे वर्ण और वर्णमाला को। किसको समझे थे? वर्ण को समझे थे और वर्णमाला को समझे थे। और इस वर्णमाला के कितने भेद हैं उसको भी मैं समझाई थी। इसके कितना भेद है ना? 2 भेद है। क्या क्या है? एक स्वर है और एक व्यंजन वर्ण है। वर्णमाला के जो बोलते हैं, फिर जब हम उसको लिखने लगते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ध्वनि की छोटी इकाई। और उसी वर्ण को जब हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला के 2 भेद है, एक स्वर वर्ण है और एक व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण में से क्या क्या है ना? अ है, आ, ई, उ, ए, आई, आ, औ। और इसमें अभी भी बच्चे पढ़ते हैं इसको स्वर वर्ण में अंगरह को। टोटल 13 वो समझते हैं, लेकिन 13 नहीं है, टोटल 11 स्वर वर्ण है। ये 2 वर्ण को हम किस में रख दिए हैं? अयगवाह में रख दिए हैं। तो स्वर वर्ण को मैं विस्तार रूप से समझा चुकी हूँ कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं, उसके कितने भेद है, कल वाले क्लास में आप देख सकते हैं। आज मैं समझाऊंगी विस्तार रूप से व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। व्यंजन वर्ण क्या है कि बिना स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण नहीं हो सकता। स्वर वर्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन व्यंजन वर्ण अगर मैं उच्चारण कर का अंतिम वर्ड आ रहा है अ, मीन्स क के साथ क्या हुआ मिला रहता है? स्वर वर्ण अ। सिर्फ क नहीं, सभी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण अ है अंतिम में। यह है अरहित व्यंजन वर्ण। क प्लस अ, क, ख प्लस अ, ख। और उसके साथ साथ जो हम मात्राएं लिखते हैं या जिसको वारा खड़ी कहते हैं, कल वाले क्लास में समझाई थी कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये जो मात्राएं यूज हो रही है व्यंजन वर्ण में, आप ख में भी यूज कीजिए, ग में भी यूज कीजिए, का या खी, जो भी यूज कीजिए, वो भी क्या है? हमारे स्वर वर्ण ही है, जो मात्राएं हैं। ठीक है, तो मैं अभी आप सभी को व्यंजन वर्ण की परिभाषा विस्तार रूप से समझा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ किसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। क्या? स्वर की सहायता से। तो स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। स्वर वर्ण के बिना क्या है? व्यंजन वर्ण का उच्चारण होना संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हल लगा रहता है। जिसमें बिना स्वर वर्ण हो, जैसे इसके नीचे क्या रहता है? एक हल लगा रहता है। ठीक है, तो जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी व्यंजन की संख्या 39 है। 25 स्पर्श व्यंजन, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, और 4 अंतस्थ व्यंजन है, और 4 उसम व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन आदि हटा दिया जाए तो कुल कितने वर्ण आएंगे? कुल 48। कितने? 48। परंपरागत स्वर व्यंजन की संख्या 33, क से लेकर ह तक। क से लेकर कहाँ तक? क से लेकर ह तक। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला होता है। मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। भिन्न भिन्न स्वर के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार होता है, जैसे कि क, का, की, कु, क्रू, के, कई, को, कंग। पहले भी समझा चुकी हूँ। ये मात्राएं हैं, 12 कड़ी इसको कहते हैं। अभी आ गया जो पहले बोला, क्या है ना? वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। क, च, ट, त, प। इसका शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। हर में कितने कितने वर्ण है? 5 है। और वो कहाँ से उच्चारण हो रहा है देखिए। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। आप उच्चारण भी कीजिए। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ तालु, ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धा से, त, थ, द, ध, न दंत से, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ से, मीन्स ओठ का जो लग रहा है। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, ये पंचम, 5 वर्ण है। अनुनासिक, नासिक, पंचमाक्षर इसमें है।
ठीक है। और एक चार्ट भी करके मैं बता दी हूँ, इसमें जो अघोष सघोष कौन सा वर्ण आएगा। पहले मैं लिखी हूँ वर्ग, फिर लिखी हूँ उच्चारण के स्थान, फिर प्रथम अघोष या अल्पप्राण, द्वितीय अघोष या अल्पप्राण, तृतीय सघोष अल्पप्राण, चतुर्थ सघोष अल्पप्राण, पंचम पंचमाक्षर नासिक्रम या सघोष या अल्पप्राण। ये जो क में जो 5 वर्ण है क च ट त प, उसमें जो क ख क वर्ग में क ख ग घ न, इसमें क और ख, इसको क्या कहते हैं, अघस वर्ण कहते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, हर वर्गीय व्यंजन में फर्स्ट एंड सेकंड वर्ण को अघोष कहते हैं, और फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं अल्पप्राण। उसमें महाप्राण भी है, ठीक है। ये एक चार्ट करके मैं दिखा दी हूँ आप लोग को। यहाँ पे मैं समझा भी हूँ कि किसको अल्पप्राण कहेंगे, किसको महाप्राण कहेंगे, वो भी मैं लिखी हूँ, ठीक है, वो भी समझा दूंगी। अंतस्थ व्यंजन वर्ग उच्चारण स्थान, य तालु से उच्चारण होता है, र दंत मूल्य से उच्चारण होता है, ल दंत मूल्य मसूड़ा से उच्चारण होता है, व दंतस्थ ऊपर के दांत निचला ओर से। और ये जो 4 वर्ण है वो सघोष में जाएगा और अल्पप्राण में जाएगा। नोट रखने वाली बात है, य और वो जो है अर्धस्वर है। क्या है वो, अर्धस्वर है। ध्वनि जो कभी स्वर हो, कभी स्वर और कभी व्यंजन है, इसलिए। र है लुटिक से, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुट तक क्या होता है, स्पर्श होता है। अब ल फार्सिक, जिसके उच्चारण में जीभ के पार्श बगल से निकल जाए। उसम और सघोष व्यंजन स श श ह, श तालु मूर्धा श और स मूसड़ा से उच्चारण होता है, और ये अघोष और महाप्राण है। तो अब देखिए ना, जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, हम उक्षिप्त कहते हैं। नोट की डॉढ़ जो हिंदी के विकसित व्यंजन है, यो संस्कृत में नहीं थे। ढ़ जो नीचे बिंद है, ठीक है, वो मूर्धा से उच्चारण होता है, और ये सघो से, ये भी सघो से, ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है। स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फफड़े से निकलते हुए मुंहों के से किसी स्थान और विशेष कंठ तालु मूर्धा दंत या होस्ट का स्पर्श करते हुए निकलता है। अब हम समझेंगे अघोष की वर्ण किसको कहते हैं ना, जिस ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो। हर वर्ग का फर्स्ट एंड सेकेंड, 5 लेटर है, 25 है, उसमें हर वर्ग का फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, अघोष होता है। घस किसको कहेंगे, उसको घस या सघोष कहेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो, हर वर्ग के थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, मीन्स तीसरा चौथा पांचवा। प्राण के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा से है। अल्प प्राण मीन्स जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उसको अल्प प्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण क्या है ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में होकार की ध्वनियां विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग के दूसरा और चौथा, ठीक है। ये आगत और गृहित ध्वनियां, आगत और गृहित कौन किसको आया है और किसको हम ग्रहण किए हैं, ये मैं पहले नहीं कल वाले क्लास में समझा दूंगी, नहीं तो क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने से आप देख भी नहीं रहे हैं। अगर मेरी समझाने की तरीके में कहीं भी गलती हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, तो मैं आपके लिए और भी अच्छा क्लास लेके आऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और आप सभी का सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।